चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of four consecutive numbers in an AP is 32, and the ratio of the product of the first and the last terms to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. मैं आपको यहाँ पे छोटी सी सजेशन दूंगा. इस क्वेश्चन को लगातार बढ़ के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ब्रेक दिस क्वेश्चन, रीड इट इन पार्ट्स एंड उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. ठीक है, मैं भी जब इसको सॉल्व करूंगा आई विल सॉल्व इट इन पार्ट्स, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या गिवन है. ओके, राइट दैट डाउन फर्स्ट एंड उसके बाद ट्राई करिए. ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अगेन आपको यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था, मैंने एक सबसे जो लास्ट पॉइंट था हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था. ओके, तो उसका ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगा. ये एक छोटी सी हिंट थी मेरे साइड से. अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी अच्छे से ध्यान से, अगर आप लोगों ने वो पॉइंट मार्क किया था, समझा था, उसको नोट डाउन किया था, यूज़ दैट पॉइंट, वहाँ से आपको एक डेटा मिलेगी, उसको आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप लोगों ने वो नहीं किया था तो एक बार वापस उस वीडियो पे जाइए, देखिए उसको. अगेन लिंक मेरे इस क्वेश्चन में आई बटन है ऊपर, अगेन वो लिंक आ जाएगी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं अब. तो अगर आप लोगों को वो पॉइंट याद है जिसके बारे में मैंने आपको हिंट दिया था, मैं आपके रेफरेंस के लिए वो पॉइंट्स यहाँ पे वापस डिस्प्ले कर रहा हूँ. यहाँ पे नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस एंड एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हो. अगर आप नहीं कर रहे हो तो लेट अस सॉल्व इट टुगेदर. यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स. इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ आएगा कि ये जो मैंने कल लिखवाया था ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे फोर की जगह पे 3, 5, 2 कुछ भी हो सकता था. आपको इसके हिसाब से लेना था. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये लेना क्यों इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे फोर है इसलिए मैं फोर टर्म्स का लूंगा. सो व्हाट विल बी माई फोर टर्म्स. यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट द फोर नंबर्स बी a-3d, a-d, a+3d, सॉरी a+d एंड a+3d. ठीक है, लेट द फोर नंबर्स बी a-3d, a-d, a+d एंड a+3d. ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा कैलकुलेशंस आसान हो जाए. अब आप देखिएगा कितना ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशंस हमारा इससे. फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या है, मैं एंड के पहले तक जो दिया हुआ है इतने पार्ट्स में पहले इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो गया, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32. पहले इसको लिखते कि मुझे क्या मिलता है इससे. तो मुझे क्या दिया हुआ है, फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने अज्यूम कर लिया है. ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, ये मेरा थर्ड नंबर है एंड ये मेरा फोर्थ नंबर है. आज मैं डिफरेंट पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ. सो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d. इसका वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, 32. इफ आई सॉल्व दिस, सब ब्रैकेट्स हट जाएंगे, प्लस साइन है बीच में, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 4a, -3d प्लस 3d कट जाएगा, -d प्लस d कट जाएगा. सो आप देख सकते हो मेरा कैलकुलेशंस कितना इजी हो गया. मुझे डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट से मेरा एक वैल्यू मिल गया है, a इज इक्वल टू 8. कैन यू इमेजिन दिस, कि कितना आसान हो गया मेरा क्वेश्चन अब मेरे लिए सॉल्व करने के लिए. अगर आप यहाँ पे a+d, a+2d, a+3d लेते तो आपका d का वैल्यू कभी कटता नहीं एंड आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल जाती, 4a प्लस डी प्लस डी ऐसे करके आपको मिल जाता. तो वहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता. यहाँ पे अब आपके कैलकुलेशंस बहुत बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे. ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स. यहाँ तक मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ, ये मेरा पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, ये डन. रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मेरा फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट ये है, लास्ट टर्म ये है, प्रोडक्ट है इसका, यानी कि a-3d इंटू a+3d, ये प्रोडक्ट हो गया. बट दिस इज अ रेशियो, याद रखिएगा, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, यानी कि ये डिवाइड होगा. रेशियो मतलब आपको पता है ये चीज कि रेशियो इज नथिंग बट फ्रैक्शन. ठीक है, अगर मैं 1:2 बोलता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 1/2. ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया मेरे फर्स्ट लास्ट टर्म्स का टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स. टू मिडिल टर्म्स कौन से है, 2 है और 3 है. तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, a-d एंड a+d. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड रेशियो जो मुझे बोल रहा है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, 7:15. तो 7:15 को मैंने क्या बोला, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 7/15. ठीक है,
सॉल्व दिस फर्स्ट। ये मेरा क्या है, a माइनस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता है, आई एम जस्ट राइटिंग इट दिस साइड, ऑल्दो आप लोगों को ये पता होगा, एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख देता हूँ। ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा देन, ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर होगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड, सिर्फ डी का स्क्वायर नहीं होगा। एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट आप लोग चाहो तो ए का वैल्यू, आप चाहो नहीं, आपको डालना ही पड़ेगा, आपको ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 64 - 9 डी स्क्वायर अपॉन 64 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 इंटू 64, या फर्स्ट लेट मी राइट हियर, 15 इंटू 64 माइनस 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 15 इंटू 64 विल बी 15 इंटू 4 60, 696, तो 960 minus 15 into 9 is 135 d square. 7 into 64 will be 28, 2, 42, 44 minus 7 d square. तो यहाँ पे -135 है, 135 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 960 minus 448 is equal to 135 d square minus 7 d square. What will this become? 10 minus 8 2, 5 minus 4 1, and 9 minus 4 5, and this is 128 d square. So d square की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है ये 4, 128 इंटू 4 इज 512, तो ये मुझे मिल गया डी स्क्वायर का वैल्यू, एंड हेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लीज कीप दिस इन माइंड, हमेशा स्क्वायर रूट जब करते हैं हम लोग, वी हैव टू वैल्यूज विच इज +-2, तो d की वैल्यू आ गई +-2। अब आप प्लस डालो या माइनस डालो, आपको दोनों में सेम ही आंसर्स आएंगे। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज नेगेटिव थे एंड दो वैल्यूज पॉजिटिव थे। ठीक है, तो मैं d को 2 ले लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस, पहला पहला वैल्यू क्या आएगा मेरा, सबसे पहला वाला वैल्यू क्या आएगा, 8 माइनस 3d, यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 8 माइनस 6 विल बी, पहला वैल्यू आ जाएगा 2, उसके बाद मेरा d क्या है, 2 है, तो आप उसको प्लस करते जाओ, नहीं प्लस नहीं करना है, I'm so sorry, प्लस नहीं करना है आपको, प्लस नहीं करना है, I'm so sorry। तो ये 8 माइनस 3d था, 8 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 6, दिस, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस डी, दैट इज 8 प्लस 2, दैट इज 10, एंड 8 प्लस 2d, यानी कि 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 8 प्लस 6 विल बिकम 14। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, 4 का, सो सॉरी 4 का है कॉमन डिफरेंस, 2 का नहीं है। और ये 4 का क्यों आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 का क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम ही इस तरह से किया था। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2 आ रहा है तो भाई 4 का कॉमन डिफरेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने जो यहाँ पे एपी अज्यूम किया ना, वो इस फॉर्म में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, अगर आप a प्लस डी के फॉर्म में यूज करते तो आपको d की वैल्यू 4 आती, पर उसमें कैलकुलेशन जो थी वो बहुत लंबी हो जाती। Okay, so this is the reason you are getting 4 as the common difference. This is your required AP and this is your answer. ये required AP नहीं, these are the numbers. हमको क्या बोले थे, find the numbers. तो ये 4 numbers ये है 2, 6, 10 and 14. These are the 4 numbers जो हमको find करने थे। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर खत्म होगा, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 7th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। ये पहला पार्ट पढ़ के और बाकी का क्वेश्चन ना पढ़ के कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 6 टर्म्स अज्यूम करना चालू कर देंगे, पर आपको 5 टर्म्स तक तो पता है, 6 टर्म अज्यूम करने का कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या गिवन है मुझे, यहाँ पे गिवन है S6 इज इक्वल टू 42। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, 6/2 इंटू 2a प्लस 5d, ये मुझे गिवन है, दैट्स इट। यानी कि ये फॉर्मूला मैंने बस ओपन कर दिया है, फॉर्मूला के मतलब फॉर्मूला को बस ओपन कर दिया एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल टू 42। आप लोग प्लीज एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखिएगा, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं कटने वाले, पर आपके मार्क्स कट जाएंगे इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूलाज। ठीक है, ये 3 से कट हो गया एंड 3
ones are fours are. So in by solving this we get 2a plus 5d is equal to 14. ये मुझे मिल गया पहला इंफॉर्मेशन. दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1. ये फर्स्ट पार्ट पढ़ के मैंने इतना निकाल लिया है. अब मुझे क्या गिवन है? रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, यानी कि a10 अपॉन a30 इज इक्वल टू व्हाट? 1/3. 1:3 इज 1/3. हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म ऑफ दिस एपी. तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा कि पहले इक्वेशन से अब हम लोग और फर्दर कुछ नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो ये सेकंड पार्ट से मुझे क्या मिल रहा है? a प्लस 9d इज इक्वल टू 1/3. तो ऐसे ही रहेगा. ये हो जाएगा a प्लस 29d. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d. Rearranging this, I'll get 2a is equal to 2d and hence I'll get a is equal to d. ये मुझे मिल गया फ्रॉम द सेकेंड पार्ट. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा फर्स्ट टर्म एंड मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम होगा. सो अगर मुझे ये पता चल गया है, आई कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन इक्वेशन नंबर 1. मैं ये चीज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ. मुझे क्या मिल जाएगा? पुटिंग या मतलब सब्सटीट्यूटिंग में लिख सकते हो आप लोग. सब्सटीट्यूटिंग लिखना, इट इज अ राइट वर्ड. सब्सटीट्यूटिंग substituting 2 in 1, what will I get? 2a plus 5a. मैं d की जगह पे a भी लिख सकता हूँ because a is equal to d is equals to 14. Therefore 7a will be equal to 14 and a का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 2. If a का वैल्यू is 2, therefore d का वैल्यू is also 2. ये आप लोगों को समझ आ गया because a is equal to d है. ओके अब आई कैन इजिली फाइंड माई 13th टर्म ऑल्सो. मुझे क्या पता? कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म. तो ये वाला तो मेरा काम हो गया. अब मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट द 13th टर्म विच इज a प्लस 12d. ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 12 इंटू 2 विच इज 2 इंटू 12 इज 24 प्लस 2 इज 26. सो माई a13 इज 26 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. इजी क्वेश्चन था. जस्ट लर्न टू रीड द क्वेश्चन इन पार्ट्स. जो गिवन है उसको पढ़िए, समझिए और लिखना चालू करिए. डोंट जस्ट मतलब पढ़ के बस सोचते मत बैठो. ठीक है? पढ़ो, समझो, लिखो. अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट राइटिंग आप सोच नहीं पाओगे. ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आपसे हो जाएगा. उसके बाद हम लोग बात करते हैं. चलिए तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में. यहाँ पे भी अगर आप लोग नोटिस करेंगे ये जो नंबर्स है ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं. इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डी मेरा नेगेटिव होगा. ओके एंड यहाँ पे एक चीज हमको लिखी है, एक्सप्लेन द डबल आंसर. चलिए पहले आंसर निकालते फिर बात करते हैं डबल आंसर क्या है. सो व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन एन एपी विच इज मतलब उसके सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं एंड उसका फाइनल सम जो है वो है 300. ओके सो ए तो हमको पता है, ए हम लोग क्लियरली देख सकते हैं a20 है. पर डी क्या हो जाएगा मेरा? 19 1/3. सो 357 58/3 minus 20 which will be equal to 58 minus 60/3 which will be equal to minus 2/3. ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. d इज इक्वल्स टू -2/3 आ रहा है, a इज इक्वल टू 20 है. मुझे क्या दिया हुआ है? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि क्लियरली समझ आ रहा है नंबर ऑफ टर्म यानी कि कितने नंबर होंगे. पोजिशन ऑफ द nth टर्म जहां पे सम जो है हमारा वो 300 बन रहा है. आदित्य म्यूट. सॉरी भैया. सो हमारा ए एन क्या हो जाएगा? 300. लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. सॉरी एस एन हो जाएगा, ए एन नहीं, क्योंकि ये सम है इसलिए एस एन यूज करेंगे. एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके एस एन का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या गिवन है? 300. एन मुझे फाइंड करना है. ए का वैल्यू मुझे पता है, इट इज 20. तो 2 इंटू ए विल बी 40 प्लस n माइनस 1 इंटू -2/3. ओके सॉल्विंग दिस क्या मिलेगा मुझे? 2 मैं इधर ले जाऊंगा तो 600 इज इक्वल टू n 40 प्लस ये प्लस नहीं प्लस हटा देते हैं -2/3 n प्लस 2/3. ओके सॉल्विंग 40 प्लस 2/3 ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 40 120 प्लस 2 विल बी 122/3 माइनस 2 n/3 n एंड ये 3 है
तो ये 3 भी कॉमन है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1800 122n माइनस 2n, सॉरी माइनस 2n स्क्वायर। ओके, रीअरेंजिंग ऑल दीज टर्म्स मुझे क्या मिल जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 2900। ओके, सो ये मेरा इक्वेशन बन गया है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, मुझे n का वैल्यू आ जाएगा। अब बहुत बच्चे देखिए, दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इफ़ यू हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर आर टू फार्मूलाज, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एंड दूसरा है फैक्टराइजेशन। यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जाओगे, बैंड बच जाएगी आपकी, क्योंकि 4 × a c करोगे बड़ा नंबर बनेगा, फिर b स्क्वायर करोगे और बड़ा नंबर बनेगा, उसको अंडर रूट करना पड़ेगा, वो अंडर रूट निकालने में ही आपका बैंड बच जाएगा। सो इससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा सोच के आप इसको फैक्टराइज ही कर दो। ठीक है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, यूज अ स्मार्ट मेथड। आप लोग फटाफट जो हम लोगों का मल्टीप्लाई करके आते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इन दिस केस एंड द कांस्टेंट टर्म 900, इनको मल्टीप्लाई करके हमको एक वैल्यू मिलती है, तो उसको आप फटाफट पहले फैक्टराइज करो। तो यहाँ पे 900 है, ये हो जाएगा 2 450, 2 2 ज़ा 4 25, करेक्ट, 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 5 9 ज़ा 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया, मुझे क्या मिल रहा है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब आप लोग फटाफट फटाफट थोड़ा लॉजिकली पेयरिंग करो और देखो कि 61 किस में बन रहा है, 61 कौन से पेयर में बन रहा है, पेयरिंग करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके चेक करो। सो लेट मी ट्राई विथ 2 × 2 4 × 5, तो 2 × 2 4 × 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, एंड 5 × 3 × 3 9 हो जाएगा 45। ये कितना बन रहा है, ये 20 + 45 65 बन रहा है, 61 नहीं बन रहा है, तो ये पेयर मेरा काम नहीं करेगा। ओके, लेट अस चेक सम अदर पेयर। तो अब मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो 2 × 2 4 × 9 हो जाएगा मेरा 36, ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 × 3 9 हो जाएगा, दैट इज 36, एंड ये हो जाएगा 25। एडिंग बोथ दीज मुझे क्या मिल रहा है, 61 मिल रहा है। आप देख सकते हो कैसे निकला ये, 5 × 5 25, एक मैंने नंबर बनाया, 4 × 9 एक नंबर बनाया 36, 36 और 25 ऐड होके 61 बन रहा है, हेंस दिस इज माय आंसर, मतलब दिस इज माय पेयर, ये मेरा नंबर हो गया। ओके, सो आई कैन नाउ राइट n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। हेंस इसको आप सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, n माइनस 36 एंड n माइनस 25। हेंस आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया n इज इक्वल्स टू 36 एंड n इज इक्वल्स टू 25। हेंस आपका आंसर क्या है, आपका आंसर यही है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज जहां पे आपका सम 300 बनेगा, दैट नंबर ऑफ टर्म्स आर 36 टर्म्स एंड 25 टर्म्स। दो आंसर्स आ रहे हैं, पर दो आंसर क्यों आ रहे हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश लिखनी है, क्या स्टेटमेंट्स लिखनी है, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर किसी बुक में, एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा में, whenever you get such a question, इसको लिखना किस तरीके से है वो आप लोग वहां पे प्लीज देख लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि डबल आंसर आ क्यों रहा है। ओके, ये आप लोग चाहो तो अपने वर्ड में भी फ्रेम कर दो, अगर आपको समझ आ गया तो लेट अस अंडरस्टैंड कि डबल आंसर क्यों आ रहा है। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो टर्म्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जाते 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 जीरो तक पहुंचेंगे, राइट, एंड जीरो तक जाने के बाद ये स्टॉप नहीं होगा, है कि नहीं, ये उसके बाद भी जाते जाएगा, यानी कि उसके बाद ये नेगेटिव में चला जाएगा। सो नेगेटिव में उसके बाद वो चला जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे ये एपी हटा के कोई दूसरा एपी लूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 5 4 3 2 1, पहले यहाँ तक लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, अगर मैं बोलूँ कि 3 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 दैट इज 9 + 3 इज 12 आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा 3 टर्म्स का सम हो गया। ठीक है, अब इसी एपी को अगर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, नेगेटिव में ले जाता हूँ, तो 5 4 3 2 1 0 1 2, सपोज मैंने इतना कर दिया, ओ सॉरी 0 -1 एंड -2। ओके, सपोज ये मेरा अब एपी है। अब मैं इस एपी में बोल रहा हूँ
फाइंड द सम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, तो 8 टर्म्स का आपको सम क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। तो 5 + 4 9 + 3 12 हो गया, 12 + 2 विल बी 14, 14 + 1 विल बी 15। उसके बाद आप -1 ऐड करोगे तो 15 - 1 विल बी 14 एंड 14 + -2 विल बिकम अगेन 12। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इन सब को ऐड करने के बाद भी आपका सम क्या आ रहा है, 12 ही आ रहा है। सो अगर मैं इसको भी यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ -1 -2, सो एक तरह से देखा जाए तो ये वाला एपी, फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, बोथ द एपीज आर सेम, दोनों सीक्वेंस एकदम सेम है, लेकिन थर्ड टर्म का सम भी 12 आ रहा है एंड एट्थ टर्म का सम भी 12 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें नेगेटिव टर्म्स भी इन्वॉल्व है। नेगेटिव टर्म्स होने की वजह से दे आर कैंसलिंग आउट द पॉजिटिव टर्म्स, वो नेगेटिव टर्म्स और वो पॉजिटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी आर ऑलवेज गेटिंग टू वैल्यूज फॉर एवरी सम। समझ रहे हो आप लोग, दो जगह पे सेम सम आ रहा है और ये हर टाइम हर पोजिशन पे होगा, राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, यू कैन चेक इट इन एनी बुक, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना आपको मिल जाएगा। बट आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि डबल आंसर आ क्यों रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स भी इन्वॉल्व है और वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, ये एक एग्जाम्पल आप वापस देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। चलिए लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट फटाफट एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। एक नंबर है 3 डिजिट्स का, उसके जो डिजिट्स है वो एपी में है। तो यहाँ पे भी हमको वो एपी पता नहीं, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगेन जो हम लोगों ने सीखा है वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, जो तो 3 डिजिट्स को क्या अज्यूम कर सकते हैं, लेट द 3 डिजिट्स बी, हम लोगों ने जो सीखा था A - D, A एंड A + D, दीज विल बी द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3 अलग अलग नंबर नहीं है, ये उसी एक नंबर के 3 अलग अलग डिजिट्स है। ओके, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड देयर सम इज 15, यानी कि उन डिजिट्स का सम जो है 15 है। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो डिजिट्स मेरे थे A - D प्लस A+A+D इज इक्वल टू 15। तो D - D हट जाएगा, 3A विल बी इक्वल टू 15 एंड A विल कम 5। तो A की वैल्यू मुझे आसानी से मिल सकती है, A की वैल्यू मैंने निकाल ली 5। उसके बाद मुझे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594, यानी कि मुझे दो नंबर्स चाहिए, राइट। मेरे पास दो नंबर्स होंगे, एक होगा ओरिजिनल नंबर, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओरिजिनल नंबर मेरा होगा एक ON, एंड एक मेरा होगा रिवर्स नंबर यानी कि RN। ठीक है, ये मैं एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ON इज माई ओरिजिनल नंबर, RN इज माई रिवर्स नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में अगर लिखूंगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे आप नंबर लिख रहे हो, डिजिट्स नहीं अलग अलग, तो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम याद रख के नंबर लिखना है। यानी कि ये मेरा जो नंबर होगा ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, ये मेरा टेंस प्लेस पर है, एंड ये मेरा यूनिट्स प्लेस पर है। तो क्या हो जाएगा ये, 100 इंटू A - D प्लस 10 इंटू A प्लस 1 इंटू A+D। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ A+D, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिनल नंबर। सबको आई होप ये चीज समझ आ गई है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100A प्लस 10A प्लस A, दैट इज 110 प्लस 1 111A हो जाएगा ये। ठीक है, -100D प्लस D, यानी कि -99D, ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, ये है मेरा ओरिजिनल नंबर। ओके, नाउ आई एम रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि ये जो डिजिट था मेरा यूनिट्स प्लेस पे, ये अब आ जाएगा मेरा हंड्रेड्स प्लेस पे, और जो हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट था वो चला जाएगा यूनिट्स प्लेस पे। ठीक है, तो रिवर्स डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर विल बी 100 इंटू A+D, यानी कि रिवर्स करने के बाद, आफ्टर रिवर्सिंग, मेरे नंबर्स, मेरे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, A+D, पहला डिजिट होगा, दूसरा डिजिट होगा A, एंड तीसरा डिजिट होगा A - D। तो 100 इंटू A+D, 10 इंटू A प्लस A - D, दिस इज A। ओके, ये अगेन हो जाएगा 111A एंड 100D, 10A, 100 100, हाँ ओके, एंड 100D माइनस D विच इज प्लस 99D, ये हो गया मेरा रिवर्स नंबर।
ओके, आई होप आप लोगों को, सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने अपना ओरिजिनल नंबर निकाल लिया, रिवर्स नंबर निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि ये सेकंड नंबर, दिस इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो ग्रेटर है मेरे रिवर्स नंबर से। एंड अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो ग्रेटर नंबर पहले माइनस द स्मॉलर नंबर, तो ओरिजिनल नंबर माइनस द रिवर्स नंबर, क्या हो जाएगा ये? ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, 111A माइनस 99D माइनस 111A प्लस 99D इज इक्वल्स टू व्हाट, 594। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 111A माइनस 99D माइनस 111A माइनस 99D। ओके, सो ये 111 कट गया, एंड ये हो जाएगा मेरा माइनस 198, 99 प्लस 99 इज 198, D इज इक्वल्स टू 594। D का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, minus 190, 594 upon minus 198, which will be equal to 3, minus 3, राइट? डी का वैल्यू मेरा आ जाएगा, डी का वैल्यू मेरा आ जाएगा -3। ये +3 रिवर्स नंबर है ना, a minus d, a plus d, correct? original number will be original number will be ओरिजिनल नंबर विल बी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, एंड दैट मिस्टेक इज वाई, यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी थी, जो कि मेरे से भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। देखिए, एज वी नो एज वी नो दैट आर ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर, ये तो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू मेक द ओरिजिनल नंबर ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे ओरिजिनल नंबर में पहला डिजिट जो होगा वो बड़ा डिजिट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ये 3 डिजिट्स है, सपोज दे आर 1 2 एंड 3, ठीक है? तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर ग्रेटर है मेरे रिवर्स नंबर से, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 321 मेरा ओरिजिनल नंबर होगा, एंड 123 मेरा रिवर्स नंबर होगा। दिस विल बी माई ओरिजिनल नंबर, दिस विल बी माई रिवर्स नंबर। देखिए, ये एक एग्जाम्पल था, प्लीज कीप इन माइंड एग्जाम्पल था। ओके, तो मेरा रिवर्स ओरिजिनल नंबर में a प्लस डी पहले आएगा एंड a माइनस डी बाद में आएगा, एंड सिमिलरली रिवर्स करने के बाद ये a माइनस डी पहले आएगा एंड a प्लस डी बाद में आएगा। सो यहाँ पे मेरा ये a प्लस 99 हो जाएगा, ये a माइनस 99 हो जाएगा। आई होप सबको ये गलती मैंने जो की थी ये भी समझ आ गई है, एंड ये गलती आप लोग मत करिएगा। जब भी आपको डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड, अगर ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो a प्लस डी हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, और अगर रिवर्स नंबर बड़ा है तो a प्लस डी उसके रिवर्स नंबर के हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, ठीक है? सो इन दिस केस, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बी माइनस, ठीक है? तो 11A प्लस 99D माइनस 111A प्लस 99D इज इक्वल्स टू 594। 11A कट, ये हो जाएगा 198D इज इक्वल्स टू 594, D इक्वल टू 3, राइट? अब मुझे D की वैल्यू मिल गई है, A की वैल्यू मिल गई है, आई कैन आराम से फाइंड माई ओरिजिनल नंबर। तो मुझे नंबर फाइंड करना था, व्हाट इज माई ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा a प्लस डी, द फर्स्ट डिजिट विल बी a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 विच इज 8। सेकेंड डिजिट विल बी second digit will be a, that is 5, and third digit will be 5 minus 3, a minus d, which is 2। so this is my required number, और मेरा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा फिर, 258। दिस इज माई रिवर्स नंबर। ऑल्दो आपको रिवर्स नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू राइट द रिवर्स नंबर देयर इज नो हार्म, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, पर हो सकता है वो लिखने, अगर वो ना लिखो तो कट भी जाए, तो फॉर सेफ्टी रीजन यू कैन राइट बोथ द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। 852 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरा 852 था, ठीक है? आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, एंड जो गलती मेरे से हुई, प्लीज कीप दैट इन माइंड, वो किसी से भी हो सकती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द ओरिजिनल नंबर, जो भी नंबर बड़ा है, ओरिजिनल नंबर बड़ा है या रिवर्स नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा है a प्लस डी उसके हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, दैट्स इट, कीप दिस इन माइंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड इसके बाद वील स्टॉप दिस वीडियो। 10 क्वेश्चन करिए, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, देखिए टोटल 12 क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क आप लोग रखिए। आई विल पुट दोस क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है? आप लोग ट्राई करने के बाद उसके आंसर्स जो है कमेंट करिएगा, आई विल जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? आई विल टेल द आंसर्स जितने लोगों का भी सही होगा। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद हम लोग ये वीडियो वाइंड अप करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हमको गिवन है, अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ 3250 बाय पेइंग 20 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ। क्लियरली गिवन, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट बाय रुपीज 15, यानी कि इंक्रीज जो हो रहा है कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा डी, एवरी मंथ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, यानी कि मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट ए एन। ए एन मुझे, ए एन नहीं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पर ये क्या गिवन है, इज दिस ए एन और एस एन? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, अ मैन रीपेज अ लोन, टोटल लोन, टोटल लोन है ये। ठीक है, तो टोटल लोन यानी कि ये एस एन है हमारा, सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स, ये मेरा एस एन है। एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ये ए एन नहीं है, ये एस एन है, ये कंप्लीट लोन की वैल्यू यानी कि सारे पेमेंट्स की वैल्यू है, ये सबको ऐड करके 3250 आया है। ओके, तो ये लिख देते हैं हम लोग, 3250 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू निकालनी है, सो एन बाई टू, टू इंटू ए दैट इज 2 into 20 विच इज 40 plus n minus 1 into d which is 15. ओके, सॉल्विंग दिस, टू को मैं अगर इस साइड ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0, 0, 4, 5, 6500 इज इक्वल्स टू एन 40 प्लस एन माइनस वन इंटू 15, यानी कि 40 प्लस 15n - 15। पॉज। उसके बाद सॉल्विंग फर्दर आई विल गेट 6500 इज इक्वल्स टू एन 40 - 15 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15n। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25n प्लस 15n² इज इक्वल्स टू 6500। ओके, रीअरेंज कर लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 15n² प्लस 25n माइनस 6500 इज इक्वल्स टू 0। ये किससे कट हो रहा है, ये हमारा इजीली 5 से कट हो रहा है। सो वी कैन राइट 3n² प्लस 5n माइनस, ये हो जाएगा 1300। ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 5, 1300। एंड नाउ वी नीड टू फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन का मैंने एक टेक्निक बताया था पहले, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 1300, यानी कि जो मेरा मल्टीप्लाई करके मुझे नंबर जो मिलना चाहिए वो नंबर पहले निकाल लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ n² इंटू द कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। इसको आप लोग पहले फैक्टराइज करेंगे एंड पेयरिंग करके देखिए कि कौन सा नंबर माइनस कौन सा नंबर इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, मैं अभी वापस नहीं कर रहा, ये आप लोग ट्राई करिएगा। करने के बाद जो पेयरिंग करेंगे ना, आपको दो नंबर मिलेंगे, 65 एंड 60, दैट विल बी द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। नाउ क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, 3 से कट होता है, बिल्कुल नहीं कट होता, तो 3 कॉमन नहीं निकल पाएगा, ओनली n कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 3n प्लस 65 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 20, एंड उसके बाद वील हैव यहाँ पे 3n माइनस 65, सॉरी 3n प्लस 65, माइनस इंटू प्लस माइनस, यस, दिस विल बी 0। सो आई गेट टू brackets n minus 20 and 3n plus 65। नाउ आई कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दिस ब्रैकेट, क्योंकि मेरा कभी भी n का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, प्लस फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। सो आई कैन क्लियरली सी कि मेरे n का वैल्यू क्या है, 20 है। देयरफॉर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, ही विल टेक 20 months टू क्लियर द लोन, दैट इज इट। ठीक है, इसको 20 महीने लगेंगे, आफ्टर 20 months ही विल बी एबल टू क्लियर द लोन, दैट्स इट। 3250 का लोन जो था, ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका आंसर खत्म। ओके, आई हैव टू मोर क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का होमवर्क है। ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए प्लीज दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, एंड इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड मैं पिंड कमेंट में इसको अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से आंसर्स चेक कर सकते हो अपने। ठीक है, ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप I added some knowledge to your preparation.
आप लोगों को एपी थोड़ी बहुत समझ अच्छे से आ गई होगी एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होंगे। पर यहाँ पे एपी का दी एंड नहीं होता है, जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स का दी एंड हो गया था। आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाके आप एपी में बहुत अच्छा ग्रिप बना पाओगे। ओके, सो देर आर फ्यू चैप्टर्स इन 10th स्टैंडर्ड जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। उसमें से एक चैप्टर एपी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।